14 जुलाई 1889 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में डर का माहौल था। अफवाह फैल गई थी कि राजा लुई 16वां ने सेना को किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। इस डर से लोगों ने तय किया कि वे खुद की रक्षा के लिए एक जनसेना बनाएंगे। वे टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। करीब 7000 आदमी और औरतें। सभी का एक ही फैसला था कि राजा की तानाशाही को खत्म करना है और इसके लिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी। हथियारों की तलाश में भीड़ बास्तील के किले पर टूट पड़ी। वहां से उन्होंने भारी मात्रा में गोला बारूद हासिल किया और 7 कैदियों को आजाद कर दिया। संघर्ष में कई सैनिक मारे गए और बास्तील का कमांडर भी मारा गया। इसके बाद बास्तील को तोड़ दिया गया। उसके पत्थर और सामान लोग बाजार में बेचने लगे। इन्हें खासकर वे लोग खरीदते थे जो इस घटना की याद अपने पास रखना चाहते थे। इस घटना के बाद पूरे पेरिस और गांवों में विद्रोह फैल गया। लोग रोटी और जरूरी चीजों की महंगाई से परेशान थे। यही गुस्सा धीरे धीरे इतना बढ़ा कि जनता ने आखिरकार अपने ही राजा लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो दोस्तों, सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों यह अफवाह फैली कि राजा अपनी ही जनता पर गोली चलाने वाला है? यही सब हम इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दौर में फ्रांस पर किंग लुई 16वें का शासन था। उनकी रानी मैरी एंटोनेट अपनी फिजुल खर्ची और भव्य पार्टियों के लिए मशहूर थीं। वर्साई का महल शान शौकत से भरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जैसे महंगे युद्धों ने फ्रांस का खजाना खाली कर दिया। हालत यह थी कि देश पर 10 अरब लिवरे से ज्यादा कर्ज हो गया था, जिस पर सरकार को 10% ब्याज भी चुकाना पड़ता था। इस कर्ज को चुकाने के लिए जनता पर और ज्यादा कर लगाए गए। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों यानी एस्टेट्स में बटा था। पहला एस्टेट था पादरी यानी चर्च, दूसरा था कुलीन वर्ग यानी रईस। इन दोनों को तमाम सुविधाएं और विशेषाधिकार मिले हुए थे और इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि चर्च तो आम जनता से अपना अलग कर यानी टाइट भी वसूलता था। तीसरा एस्टेट, जिसमें 90% जनता आती थी, किसान, मजदूर, कारीगर और व्यापारी, उन पर ही पूरा टैक्स का बोझ डाला जाता था। उन्हें टाइल जैसे सीधे कर और दूसरे तरह के भारी टैक्स देने पड़ते थे। यानी आलीशान महल और रईसों की ऐशो आराम की जिंदगी का खर्चा आम जनता से वसूले गए टैक्स से पूरा होता था। यही अन्याय और असमानता धीरे धीरे लोगों के भीतर गुस्से की आग बन गई और इसी ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। इसी दौरान एक नया सामाजिक समूह उभरा, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ये लोग व्यापार, वकील और प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे और समुद्र पार व्यापार तथा रेशमी और ऊनी कपड़ों के उत्पादन से पैसा कमाते थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि किसी को जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हैसियत उसकी योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। जॉन लॉक, ज्यां जाक रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। रूसो ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक समझौते पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के बंटवारे का विचार दिया। इन विचारों पर सैलूनों में बहस होती और अखबारों के माध्यम से समाज में फैलती। जब लुईस 16वें ने फिर से कर लगाने की बात की, तो मध्य वर्ग और सामान्य लोग विशेषाधिकार वाली व्यवस्था और जीविका संकट से नाराज हो उठे और इस तरह फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी गई। 5 मई 1889 को किंग लुईस 16वें ने नए कर लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। उस समय नियम यह था कि तीनों एस्टेट्स, पादरी, रईस और आम जनता को केवल एक वोट मिलता था। इसका मतलब था कि पहले और दूसरे एस्टेट यानी पादरी और रईस हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। तीसरे एस्टेट के लोग, जिनमें व्यापारी, किसान और आम जनता शामिल थे, इसका विरोध करने लगे। उन्होंने मांग की कि वोटिंग सदस्य के आधार पर हो, न कि पूरे एस्टेट के। जब उनकी बात ठुकरा दी गई तो वे गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर निकल आए और 20 जून 1889 को वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। यहाँ उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने वाला नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। यही वह पल था जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की।
इस बीच पूरे फ्रांस में गुस्सा और बगावत फैल चुकी थी। ठंडी मौसम और खराब फसल की वजह से खाने की भारी किल्लत थी। रोटी की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम लोग भूखे मरने लगे। गुस्साई जनता ने जमाखोरों और अमीर व्यापारियों पर हमला करना शुरू कर दिया और 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने पेरिस के मशहूर किले बास्टील पर धावा बोल दिया और उसे ढा दिया। यह घटना क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। गांवों में अफवाह फैली कि जमींदार भाड़े के सैनिक भेज रहे हैं। इस डर से किसान उठ खड़े हुए और उन्होंने रईसों के महलों पर हमला किया, अनाज के भंडार लूट लिए और जमींदारी व करों से जुड़े दस्तावेज जला डाले। अब स्थिति हाथ से निकलती देख किंग लुईस को झुकना पड़ा। 4 अगस्त 1889 की रात नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई, कर और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और चर्च की जमीन सरकार के कब्जे में ले ली गई। इससे सरकार को 20 अरब लिवरे की बड़ी संपत्ति मिल गई। इसके बाद नेशनल असेंबली ने पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति हर इंसान के प्राकृतिक अधिकार हैं। सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और किसी को भी अपनी राय व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। 177 तक नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार कर लिया। इस संविधान के तहत फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। अब राजा की शक्तियां कम कर दी गईं और सत्ता को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका, सरकार चलाने वाली संस्था और न्यायपालिका, न्याय देने वाली संस्था। यह सत्ता का बंटवारा बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन अभी भी सबको बराबरी नहीं मिली थी। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं पुरुषों को मिला जो 25 साल से ऊपर के थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। बाकी सभी पुरुष और महिलाएं निष्क्रिय नागरिक माने गए। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने समाज और राजनीति में गहरा बदलाव तो किया, लेकिन पूरी समानता पाने का सपना अब भी अधूरा था। सन 1792 की गर्मियों में फ्रांस में हालात बहुत खराब थे। खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे थे। इस स्थिति के खिलाफ जैकोबिन क्लब के लोग खड़े हो गए। ये लोग आमतौर पर छोटे दुकानदार, कारीगर और मजदूर थे। उन्होंने खुद को सॉ कुलांत कहा, जिसका मतलब था बिना घुटने वाले। कुलीन लोग छोटे घुटने वाले कपड़े पहनते थे, लेकिन ये लोग लंबी धारीदार पतलून पहनते थे ताकि खुद को उनसे अलग दिखा सकें। इनके नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसी समय एक देशभक्ति का गीत भी बहुत मशहूर हुआ, मार्सिले। यह गीत सैनिक गाया करते थे और धीरे धीरे आम जनता का भी जोश बढ़ाने लगा। 10 अगस्त 1792 को पेरिस की गुस्साई भीड़ ने राजा लुईस 16वें के ट्यूलरीज महल पर हमला कर दिया। उन्होंने महल की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को मार गिराया और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया और नए चुनाव कराए। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से राजतंत्र खत्म कर दिया गया और उसे एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब था कि अब राजा नहीं रहेगा, बल्कि जनता अपने नेताओं को चुनेगी। इसके बाद 21 जनवरी 1793 को राजा लुईस 16वें पर देशद्रोह का आरोप लगा और उन्हें जनता के सामने गिलोटिन नामक मशीन से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 1794 तक का समय आतंक का राज कहलाया। इस समय सत्ता पूरी तरह से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में थी। उन्होंने बेहद सख्त नियम बनाए। उनके अनुसार गणतंत्र के दुश्मन जैसे रईस, पादरी या वे लोग जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे, सबको सजा दी जाती थी। लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता और फिर क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाकर उन्हें दोषी साबित किया जाता। दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। रोबेस्पियर ने यह भी तय किया कि सभी लोग समान पावरोटी खाएंगे और सबको सिटोयन नागरिक या सिटोयन नागरिका कहकर बुलाया जाएगा। महाशय और महोदया जैसे संबोधन पूरी तरह बंद कर दिए गए। लेकिन रोबेस्पियर की नीतियां इतनी सख्त थीं कि उनके अपने साथी भी उनसे नाराज हो गए। आखिरकार जुलाई 1794 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया
और अगले ही दिन उन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही आतंक का राज खत्म हो गया। जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद फ्रांस में एक नया संविधान लाया गया। इस बार वोट देने का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को दिया गया। देश चलाने की जिम्मेदारी 5 सदस्यों की डायरेक्टरी को दी गई, लेकिन डायरेक्टरी के सदस्य आपस में ही झगड़ते रहते थे। इसकी वजह से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इसी अस्थिरता के बीच एक नया नेता उभरा। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने सेना और राजनीति दोनों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। इस तरह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श तो बने रहे, लेकिन सत्ता फिर से एक बार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। सन 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस का समाज बहुत बुरी तरह बंटा हुआ था। राजा और रईसों को ढेर सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, लेकिन इन सब का बोझ आम जनता पर पड़ रहा था। भारी टैक्स और कर्ज ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया था। यही हालात धीरे धीरे फ्रांसीसी क्रांति की वजह बने। महिलाएं भी इस क्रांति में पीछे नहीं रहीं। शुरू से ही वे सक्रिय थीं और उन्हें उम्मीद थी कि क्रांति से उनकी जिंदगी बेहतर होगी। तीसरे एस्टेट की ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए काम करती थीं, जैसे सिलाई करना, कपड़े धोना या बाजार में फल सब्जियां बेचना। उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए राजनीतिक क्लब भी बनाए। सबसे मशहूर क्लब था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, जिसकी मुख्य मांग थी पुरुषों की तरह महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन सन 1791 के संविधान में महिलाओं को सिर्फ निष्क्रिय नागरिक माना गया, यानी उन्हें वोट देने का हक नहीं मिला, जिससे उनका संघर्ष जारी रहा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में उस समय दास प्रथा भी बहुत बड़ी समस्या थी। दरअसल फ्रांसीसी व्यापारी एक त्रिकोणीय व्यापार करते थे। वे अफ्रीका से गुलामों को खरीदते और फिर उन्हें कैरिबियाई द्वीपों में बागान मालिकों को बेच देते। इन गुलामों से जबरदस्ती तंबाकू, कॉफी और नील जैसी फसलों की खेती कराई जाती थी। नेशनल असेंबली में दास प्रथा पर बहस तो हुई, लेकिन व्यापारियों के दबाव के कारण कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार सन 1794 में जैकोबिन सरकार ने सभी उपनिवेशों में दासों को आजादी देने का कानून पास कर दिया। हालांकि यह ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा दोबारा शुरू कर दी। फ्रांस में दास प्रथा का पूरी तरह अंत बहुत बाद में सन 1848 में हुआ। क्रांति के बाद एक बड़ा बदलाव था सेंसरशिप का खत्म होना। राजतंत्र के समय में कोई भी किताब, अखबार या नाटक राजा की इजाजत के बिना प्रकाशित या मंचित नहीं किया जा सकता था। लेकिन सन 1789 में आए अधिकारों के घोषणा पत्र ने बोलने और लिखने की आजादी को प्राकृतिक अधिकार बताया। इसके बाद तो अखबार, किताबें, पर्चे और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। गांव-गांव तक लोग अलग अलग विचार पढ़ने लगे और स्वतंत्रता व न्याय के बारे में अपनी राय बनाने लगे। नाटक और संगीत भी जनता को जोड़ने का एक नया जरिया बन गए। इन सब उथल पुथल के बाद सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोसी देशों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उसने संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव पद्धति पर आधारित कानून व्यवस्था लागू की। शुरुआत में लोग उसे मुक्तिदाता मानते थे, लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को हमलावर समझा जाने लगा। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। हालांकि उसकी हार के बाद भी फ्रांसीसी क्रांति के विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पूरी दुनिया में फैल गए। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे नेताओं ने इन विचारों से प्रेरणा ली। यानी फ्रांसीसी क्रांति की विरासत सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरी दुनिया के राजनीतिक आंदोलनों को दिशा दी। तो बच्चों, यही थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी, जो आपने इस वीडियो में देखी और समझी। उम्मीद है कि अब आपको यह अध्याय और साफ समझ में आया होगा और अपने एग्जाम्स में उत्तर लिखने में भी आसानी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला अध्याय जब आए तो आप सबसे पहले देख सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नए अध्याय और नई सीख के साथ।